morning, everyone. Good morning. Can you see the class? NCERTs are open. Good morning. अब 6:15 की क्लास आपकी रेगुलरली चलेंगी. चीट शीट्स वगैरह होती रहेंगी बाद में. पहले आपका NCERT से सिलेबस करवा दिया जाएगा. डन? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. स्टार्ट कर दें क्लास. सब बच्चे आ चुके हैं. आई नो कई बार चैलेंजिंग होता है. रात को 12, 12:30, 1 बजे तक पढ़ रहे हो. सुबह 5:30, 6 बजे कैसे उठो. तो गाइस थोड़े दिन की बात है. जैसे मैं शुरू में कहती थी, जस्ट 30 मोर डेज. आज तो 16 तारीख हो गई है. अगले 17 को आप फ्री हो. डन? जस्ट 30 मोर डेज. ओके, गुड मॉर्निंग. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बेटा ये मैं सब कुछ मार्क करके आई हूँ और ये वैसा भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है. आई एम गुड श्रुति. चलिए फटाफट से जो मैं मार्क करके आई हूँ आप लोग अपनी एनसीईआरटी में मार्क करते रहिए. बीच बीच में जहाँ चीजें एक्सप्लेन करनी है, आई विल ऑल्सो मेक श्योर दैट आई एम एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू यू, बट आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस एंड 100% अटेंशन. डन? चले? ओके, ऑलराइट. सो बेटा अगर हम कभी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को केमिकल्स के साथ मिक्स करें जहां पर वो सेपरेट आउट हो जाएं, तो हम देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जनरली पाया जाता है. CHO, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली नाइट्रोजन इज आल्सो फाउंड. बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. इज दैट क्लियर? हम ये केमिकल एनालिसिस करते कैसे हैं? हम ले लेते हैं वेजिटेबल या कोई एनिमल पीस ऑफ लिवर, उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं. इसका फॉर्मूला आ सकता है ट्राइक्लोरो Cl3 एसिटिक एसिड CCOOH. इज दैट क्लियर? और हमें थिक पेस्ट मिल जाता है. अंडरस्टूड? एक फिल्ट्रेट को कहते हैं एसिड सॉल्युबल. मैं दोबारा आऊंगी इस पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है. और दूसरा कहता है एसिड इनसॉल्युबल. साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एसिड सॉल्युबल पूल में पाया है. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां पाए जाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं एसिड सॉल्युबल पूल. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. A comparison of elements present in non-living and living matter. Very important. आपको ये दिख गया? Earth's crust, human body. ये सारा इंपॉर्टेंट है. Earth's crust, human body. कार्बन दिख रहा है कितना ये? एंड एक ये सिलिका ह्यूमन बीइंग में नहीं होता, टॉक्सिक होता है और अर्थ की क्रस्ट पे होता है. इज दैट क्लियर? जितने भी लिविंग मॉलिक्यूल्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होता है हम उन्हें बायो मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं. क्लियर? एनी डाउट्स? डिड यू अंडरस्टैंड? चलो आगे. ओके Okay, एक second. Let us move the slides towards this side. Okay, once more. Now, अगर जो भी चीज आपको मिली है, अगर आप उसको ड्राई करते हो, वाटर उसका इवेपोरेट हो जाता है, फिर जो बचता है वो है ड्राई वेट. ये इंपॉर्टेंट है, इतना सा पॉइंट. जो भी मटेरियल आपको मिला आप उसको ड्राई कर दो, उसके वाटर को इवेपोरेट कर दो. जो भी मटेरियल फिर आपको मिला उसको कहेंगे ड्राई वेट. क्या कहेंगे वानी मैम को बता दो? ड्राई वेट. और फिर एक बार आप उसको ऑक्सीडाइज कर दो, राइट? ऑक्सीडाइज कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर हटा दो, फिर जो बचेगा आपके पास वो बचेगा ऐश. तो ऐश में क्या नहीं होता? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर नहीं होता. और एक बार आपने उसको ड्राई कर दिया, जो मटेरियल बचा वो क्या कहलाता है? ड्राई वेट. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? अगर आप उसका लिविंग टिश्यूज में हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना है, क्लोरीन कितना है, कार्बन करता है, तो आपको ये बता देगा ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके कितने हैं. अंडरस्टूड? यस. अब आ जाओ
यहाँ पे ये जो नीचे, ये ऊपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैंने कहा एक बार कवर कर देते हैं, बिकॉज हो सकता है 5% चांस हो कि क्वेश्चन आ जाए, बट यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है। अंडरस्टूड? नाउ अमाइनो एसिड्स कहाँ से बनते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अमाइनो ग्रुप है और एसिड ग्रुप है। यस, अगर वो आर एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, जिस कार्बन पे वो लगे अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन कम से कम 3 या 4 बार एमसीक्यू में आ चुका है, इसलिए इनको अल्फा अमाइनो एसिड्स कहते हैं। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन CH4 वाले होते हैं, कार्बन पे एक तरफ COH लगा है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा है। CH4 पे जो 4 वैलेंस पोजीशंस होती हैं उनकी जगह हमने COH और अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप लगा दिया है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हो सकता है के अंदर चेंज हो जाए, कहीं पे हाइड्रोजन आए, कहीं पे कार्बोक्सिल ग्रुप आए, कहीं पे अमाइनो ग्रुप आए, और कहीं पे एक वेरिएबल R ग्रुप आए। R ग्रुप के बारे में पता है ना, अलग अलग ग्रुप होंगे, तो जो R ग्रुप है वही अमाइनो को चेंज करेगा, डिपेंड करेगा R ग्रुप के ऊपर, सल्फर वाला लगाए, कुछ लगाए, उस हिसाब से अमाइनो एसिड चेंज होगा। इज दैट क्लियर? All right, I'll speak in English. Is that clear everybody? First tell me it is clear. So you have the CH4, that only you are changing if the alpha carbon is the one where COH and amino acid is attached, and then you are going to substitute the R group, right? आगे बढ़ो, चलो यहां तक ना अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद से अभी इंपॉर्टेंट शुरू होना स्टार्ट होगा, अभी इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा। The R group, जो R ग्रुप है, ये देखो R ग्रुप, एक तरफ NH2 लगा है, एक तरफ COH लगा है, एंड ये R ग्रुप है, एक तरफ NH2, एक अमाइनो एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन होगा अगर R ग्रुप में, इट इज गोइंग टू बी ग्लाइसिन, अगर मिथाइल ग्रुप होगा इट इज गोइंग टू बी एलानिन, अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप होगा इट इज गोइंग टू बी सीरीन। 21 होते हैं एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टूड? लिखा हुआ है मैंने। हाइड्रोजन ग्रुप होगा इट इज गोइंग टू बी ग्लाइसिन, मिथाइल ग्रुप एलानिन, हाइड्रोक्सी मिथाइल सीरीन। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, दे आर एसिडिक, अगर COH ज्यादा है ग्लूटामिक एसिड, बेसिक लाइसिन, न्यूट्रल वैलिन, एमसीक्यू। एरोमेटिक, अगर हेटेरोसाइक्लिक रिंग है एरोमेटिक, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? नाउ ज्विटर आयन, आपको पता है द NH2 and COH group are ionizable, right? That is a Zwitter ion structure. ये जो टॉप पैराग्राफ है, one question can come. Good morning, श्रीमती, सोनम, सुनीता, one question can come. B को Zwitter ion कह दिया because the NH2 and the COH group are ionizable. Zwitter ion, very important. अब आ जाओ लिपिड्स पे, प्रोटीन की बात कर ली। लिपिड्स इनसॉल्युबल होते हैं, सिंपल फैटी एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है R ग्रुप को, मिथाइल ग्रुप अटैच हो सकता है, इथाइल ग्रुप C2H5 ग्रुप अटैच हो सकता है। इज दैट क्लियर? Palmitic acid has 16 carbons, MCQ. Arachidonic acid has 20 carbon atoms, MCQ. Is that clear? एक सिंपल लिपिड है ग्लिसरॉल, MCQ आया हुआ है, वानी मैम ने लिखा है, ऊपर के दोनों MCQ भी लिखे हुए हैं, which is ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। लिपिड्स के पास जनरली ग्लिसरॉल भी होता है, फैटी एसिड भी होता है। फैटी एसिड इज एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल। मोनो अगर एक ग्लिसराइड है, डाई अगर 2 ग्लिसराइड है, ट्राई अगर 3 ग्लिसराइड है। इज दैट क्लियर? ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट लो है, गिंगली ऑयल, इसलिए ऑयल विंटर्स में भी ऑयल के फॉर्म में रहते हैं। इज दैट क्लियर? ये मेम्ब्रेन पे भी पाए जाते हैं, सरफेस टेंशन कम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है लेसिथिन, एमसीक्यूज में आता है। गिंगली ऑयल आ सकता है, पाल्मिटिक एसिड आएगा आपके एग्जाम में आएगा। यस कि आपका बताइए मोनोग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड है, क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया सबने? गाइस टाइम पे आना है, क्लास का टाइम पता है ना क्या है? थोड़े 30 दिन सुबह जल्दी उठ जाओ, फायदा आपको ही होगा, मुझे नहीं होगा, राइट? मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड टाइप 3, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
अब आ जाओ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में, शुगर बेस फॉस्फेट शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर एंड बेस न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट लग जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब ये याद कर लो, ये मैंने कल जो मेरा लॉन्ग टर्म सेशन था उसके अंदर ये मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस में भी कराया था, एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडिन, यूनिडिन, सिटिडिन, नाम याद करिए। न्यूक्लियोसाइड्स है, एमसीक्यू में आएगा, राइट। एडेनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, गुआनिलिक, बिकॉज़ H3PO4 उसको एसिडिक बना देगा H3PO4। यूनिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक, न्यूक्लियोटाइड। साइड और टाइड में डिफरेंस आएगा, याद रखना, साइड और टाइड में डिफरेंस आएगा, प्लीज याद रखना। जब एसिड बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि वो न्यूक्लियोटाइड है, बिकॉज शुगर एंड बेस इज न्यूक्लियोसाइड। जब उसके साथ एसिड जुड़ गया वो न्यूक्लियोटाइड बन गया। डन? Is that clear? Please everybody pay attention. This entire chart is important, very important. It's a pentose sugar, right? Everybody, C5, very important, pentose sugar. DNA में this is not going to be there, ribose this is going to be there. Understood everybody? See the formula of glycerol, MCQ, very very important. See serine, CH2OH, glycine, H, alanine, CH3. Just now we are done. Is that clear? See the structure of cholesterol. It has come in the exams. Please see the structure of cholesterol. Right? Adenine, adenosine, uracil. Yesterday we had done in the evening exam. You remember uracil? Is that clear? Tide will have phosphate attached. Tide, adenilic acid, phosphate. Yesterday uracil had come in the exam. Yesterday diagrams. Right everybody? चलिए, very important. 100% one question will come from primary and secondary metabolites. Is that clear? Is that clear? अब बायोमोलिक्यूल में शुगर होते हैं, अमीनो एसिड ये सब होते हैं, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट कहलाते हैं। Understood? Now, primary metabolite, thousands of compounds होते हैं ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए काम आते हैं। Now, sometimes, right everybody, sometimes alkaloids, flavonoids, rubber essential oils, antibiotic, colored pigment, scent, gum, spices, which are not really essential, but these are the products. They're not really essential to life. These are the products. These are called the secondary metabolite. We don't understand the known roles in normal process at the moment. Please remember by heart this slide. Very important. 20 pages का चैप्टर है, इस स्लाइड से हर साल क्वेश्चन आता है। 20 पेजेस में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है ना इशिका, इट इज दिस स्लाइड। 100% क्वेश्चन आता है। डन? पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन, राइट? अल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन, एमसीक्यू, ट्राइपीन्स, मोनोट्रिपीन्स, डाइट्रिपीन्स, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास, टॉक्सिन, एब्रिन, रिसिन, कॉनकावलिन, vincristine, vinblastine, anti-cancer drug, curcumin, rubber, gum, cellulose. Is that clear, everyone? Please pay attention. Right? Please, ये पूरा चार्ट रट्टा मार के एग्जाम में जाना, फिर मेरे को ये मत बोलना बाद में मैम प्लीज मैम भूल गए मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट। Is that clear? चलिए, डन? चले आगे, क्लियर हो, परफेक्ट हो। एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में सिर्फ 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स। एसिड इंसॉल्युबल इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स, सबका वेट जो है फ्यू थाउजेंड डाल्टन्स एंड अबव है। डाल्टन्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, याद रख लेना। एक बार क्वेश्चन है, मैंने मार्क नहीं किया है, एक बार आया है, बिकॉज सब कुछ मार्क कर दोगे फिर तो पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होगी। तो एटलीस्ट वो चीजें मार्क करो जिनके जो बहुत बार आई है, चांस बहुत ज्यादा है। डन? ना, अब सबसे आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जो भी चीज एसिड इनसॉल्युबल है उसको कहेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल। बड़ा है ना? एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल। आइए तो आगे बढ़ा जाए। एसिड सॉल्युबल पूल साइटोप्लाज्म है जनरली, साइटोप्लाज्म।
और आपका ये प्रोटीन वगैरह ये सब क्या है, यहाँ लिखा है ना, ये देखो, राइट एवरीबॉडी, इनसॉल्युबल प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड्स। तो अभी हमारा फोकस रहेगा एक एक करके इन चीजों को पढ़ने का। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम प्रोटीन्स। ओके, चलिए, प्रोटीन पॉलीमर है अमीनो एसिड का। एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है, अमीनो एसिड एडेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन। अब प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर, होमोपॉलीमर नहीं होता, राइट? कभी अमीनो एसिड लग गया आर्जिनिन, फिर लग गया लाइसिन, फिर लग गया फिनाइलएलनिन, फिर लग गया ल्यूसिन, फिर लग गया आइसोल्यूसिन। इट इज अ हेटेरोपॉलीमर। एमसीक्यू में है। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? अब जो बॉडी हमारी बना सकती है उन्हें हम कहते हैं नॉन एसेंशियल, राइट? एसेंशियल वो होते हैं जो हमें डाइट से खाने पड़ते हैं, एसेंशियल जो हमें डाइट से खाने पड़ते हैं। अंडरस्टूड? प्रोटीन बॉडी में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट, एंजाइम्स, हार्मोन्स, इन सब का काम करता है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूट 4 एमसीक्यू में आया हुआ है। कोलेजन स्किन में होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ये प्रोटीन्स है। एंटीबॉडी बॉडी को फाइट करती है, रिसेप्टर, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन्स। ग्लूट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा यही आया है एमसीक्यू। इट्स अ प्रोटीन। अंडरस्टूड? बाकी सबके फंक्शन लेवल पे आएंगे, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। डन? एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल है, बिल्कुल सही फरमाया आपने बेटा, एमसीक्यू में आता है एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल है। कोलेजन सबसे अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल में, रुबिस्को प्लांट वर्ल्ड में। इज दैट क्लियर? याद कर लो, ऊपर एमसीक्यू लिखा हुआ था मैंने, ये दोनों एमसीक्यू है, ऊपर भी और नीचे भी। डन? आ जाओ पॉलीसैकेराइड पे। एसिड इनसॉल्युबल में पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स है, इनका बिल्डिंग ब्लॉक होता है मोनोसैकेराइड। क्वेश्चन आता है इनका बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? मोनोसैकेराइड। सेलुलोज बना हुआ है ग्लूकोज का, होमोपॉलीमर है एमसीक्यू। इज दैट क्लियर? एनिमल्स के पास एक और होता है ग्लाइकोजन। इम्यूलिन पे क्वेश्चन आए, इंसुलिन नहीं है, फ्रुक्टोज एमसीक्यू है। राइट एवरीबॉडी? ग्लाइकोजन में राइट साइड को रिड्यूसिंग कहते हैं, लेफ्ट साइड को नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं, और कुछ ब्रांचेस होती हैं, राइट? राइट साइड को रिड्यूसिंग कहते हैं। मैंने कैसे याद किया था? आर 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 आर, लेफ्ट को नॉन रिड्यूसिंग। स्टार्च का स्ट्रक्चर हेलिकल होता है, एमसीक्यू में आएगा। आर आर, राइट साइड इज रिड्यूसिंग, ये देखिए। और ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस। कैन यू सी? स्ट्रेट ब्रांचेस, स्ट्रेट ब्रांचेस, right? Glycogen, which is storage form in animals. Plants store as starch, animals store as glycogen. Understood? There are more complex structures which are present in the nature. For example, glucosamine, N-acetyl galactosamine. राइट? ये कॉम्प्लेक्स है ग्लाइकोजन से। ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड जो आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिन। दे आर होमोपॉलीमर्स, काइटिन। इज दैट क्लियर? काइटिन व्हिच इज द एक्सोस्केलेटन, कम से कम 4 या 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड आपको पता है, पहले करा दिया है, राइट? पहले क्या होगा बेटा? शुगर बेस फॉस्फेट, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, शुगर फिर बेस होगा जो कि नाइट्रोजन का बना है, और थर्ड फॉस्फोरिक एसिड होगा। इज दैट क्लियर? हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्यूरिन और पिरिमिडिन्स कहते हैं। प्यूरिन में 2 रिंग होती है, पिरिमिडिन में 1 रिंग होती है। शुगर जो है वो राइबोज है या 2-डीऑक्सीराइबोज है। डीएनए बनेगा या आरएनए, ये मॉलिक्यूलर बेसिस में हम करेंगे। इसका ज्यादा यहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन आएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस से। 6:30 को उठ रहे हो, नालायक को 6 बजे की क्लास थी, ये इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी पे क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। This is important, guys. Please make sure that you're liking, sharing, subscribing, telling your friends about it. Sequence of amino acid जो है वो कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर कैसे चल रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डन। प्राइमरी किस ऑर्डर में लगाए? पहले आर्जिनिन लगाए, फिर लाइसिन लगाए, फिर फिनाइलएलनिन लगाए, फिर आइसोल्यूसिन लगाए, फिर ल्यूसिन लगाए। सीक्वेंस, प्राइमरी स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी?
पहला अमाइनो एसिड एन टर्मिनल कहलाता है, लास्ट अमाइनो एसिड कार्बोक्सी, बिकॉज NH2 पहले लगा होता है ना, फिर COH होता है, तो पहले वाला N कहलाता है, दूसरे लास्ट वाला कार्बोक्सी कहलाता है। ये ऐसे होता है रॉड की तरह, ऑर्डर, रिजिड रॉड, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आप। ये पहला है, इज दैट क्लियर? धागे की तरह फर्स्ट थिंग। चले, एन टर्मिनल कार्बोक्सी टर्मिनल क्लियर है मेरे बच्चों को? आगे बढ़ो। उसके बाद देख लो, सीरीन लगा, साइटोसिन लगा, टायरोसिन लगा, ग्लूटामिक एसिड लगा, ऐसे ही लगा। फिर कई बार वो हेलिक्स की शेप ले लेता है, राइट, फोल्ड हो जाता है, थ्रेड अपने ही ऊपर फोल्ड हो जाएगा, उसे कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, राइट, फोल्डेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कई बार वो फोल्ड होकर एक हॉलो, जैसे वो प्रॉपर फोल्ड हो रहा है पर बीच से हॉलो स्ट्रक्चर बन गया, फोल्ड हो के बीच में हॉलो स्ट्रक्चर बन गया, बॉल बन गया, वो है टर्शियरी, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। जब ऐसे बना हुआ है इट इज कॉल्ड प्राइमरी, कई बार वो अपने पे फोल्ड हो जाता है सेकेंडरी। जब वो एक प्रॉपर हॉलो स्ट्रक्चर, एक बॉल का स्ट्रक्चर लेता है व्हिच इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड टर्शियरी। इज दैट क्लियर एवरीबडी? इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड एवरीबडी? यस एवरीबडी? नाउ ये आपस में एक, अगर मान लो आपके पास दो है, एक ये है और एक ये है, दो चेन है, ये सिंगल है प्राइमरी, जब वो हल्का सा फोल्ड हुआ सेकेंडरी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना है टर्शियरी। दो चेन है, ये आपस में कैसे लगी हैं? इज दैट क्लियर? एक दूसरे के ऊपर, वन अपॉन दी अदर कैसे लगी हैं? अगर दो अलग लगे, ये प्रोटीन की चेन है, ये आपस में कैसे लगे? दैट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, दैट इज द क्वाटरनरी, वन अपॉन दी अदर कैसे लगी है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। डन। ग्लोबिन में जैसे 4 यूनिट है, 2 अल्फा 2 बीटा, आपस में कैसे लगी है? दैट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? आ जाइए, प्रोटीन्स कैसे जुड़े हुए हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं, COH और NH2 के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। मोनोसैकेराइड्स को जोड़ने वाला ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, राइट। न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, राइट। तो प्रोटीन कैसे जुड़े होते हैं बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड होता है, मोनोसैकेराइड्स के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जब भी बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड जब भी बनता है, आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, डिहाइड्रेशन होती है। इज दैट क्लियर? न्यूक्लियोसाइड्स कैसे जुड़े, शुगर फॉस्फेट कैसे जुड़ा है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। और आपको पता है डीएनए की दोनों चेन्स एंटी पैरेलल है, अगर इधर 5 है तो इधर 3 है, ऑपोजिट डायरेक्शन, इधर 3 है तो इधर 5 है। 5 पे हमेशा, 3 पे हमेशा हाइड्रोक्सिल होता है, 5 पे हमेशा फॉस्फेट होता है। पता है ना ये बात? तो इसको तो समझाने के लिए कोई टीचर नहीं चाहिए। ये तीनों बॉन्ड पे क्वेश्चन आ सकता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। 100% एमसीक्यू आने का चांस है। मैंने लिखा हुआ एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, एंड एंटी पैरेलल नेचर में भी एमसीक्यू आने का चांस हो सकता है। 5 प्राइम पे हमेशा फॉस्फेट लगेगा, 3 प्राइम पे हमेशा हाइड्रोक्सिल लगेगा। पता है आप सबको? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी आप सबको पता है, डीएनए का एक टर्न जो होगा पूरा 10 टर्न के बाद, पूरा 10 बेस के बाद 360 डिग्री का टर्न ले लेगा डीएनए। अच्छा, उसके बाद जब पूरे के पूरे 10 बेस हो जाएंगे तो पिच कितना होगा? राइट एवरीबॉडी, पिच कितना होगा? 34 एंगस्ट्रॉम। और इसलिए 2 बेस, 10 बेसिस होंगे ना, 10 बेस के पास 34 एंगस्ट्रॉम, तो 2 इंडिविजुअल बेस के बीच में पिच कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। द डीएनए दैट वी हैव इज कॉल्ड द बीडीएनए। बीडीएनए, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? मेटाबॉलिज्म पे आ जाइए, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, इन्होंने लिखा है कि यार बायोमोलिक्यूल्स का टर्नओवर होता है, दैट मींस अगर एक बायोमोलिक्यूल है वो किसी और में कन्वर्ट होगा। प्रोटीन है, अगर हमें एनर्जी चाहिए या कुछ चाहिए तो प्रोटीन से अमाइनो एसिड बन जाएगा, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाएगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये टर्नओवर रेट होता है, इसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, एक से कुछ और बन रहा है, राइट। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है, प्रोटीन से ब्रेकडाउन हो गया अमाइनो, दैट इज अ टर्नओवर। ये आपको ये पता है ना, 34 एंगस्ट्रॉम 10 बेस पेयर्स के बाद होगा, तो 2 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? डिवाइड बाय 10, 3.4, राइट। और ये भी पता है कि यार एंजाइम्स, अब एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट में करवा दूंगी, मुझे बच्चा इधर से उधर होना नहीं मांगता है क्लास में।
राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रही हो एंजाइम्स। यार मैं तुम्हें सुबह 15-15 मिनट में चैप्टर करवाती हूँ, फिर भी तुम लोग टाइम पे नहीं आते, मतलब तुम्हारे डंडे पड़ने वाले हैं। राइट एवरीबडी, राज, गायत्री, आद्या, श्रीमती, डन। मैम भी तो 12 बजे सोई थी बेटा मीटिंग शीटिंग करके। यस, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये जो है अनदर फीचर ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शंस इज, ये जो एंजाइम्स होती है कुछ इन रिएक्शंस को करवाती है, अदरवाइज ये रिएक्शन बहुत स्लो हो। तो प्रोटीन्स के पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, प्रोटीन्स बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन करवा सकते हैं। कौन से प्रोटीन ब्रेक डाउन करवाते हैं? एंजाइम्स। तो लेट अस नाउ मूव टू एंजाइम्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। इज दैट क्लियर? जब हम कुछ नया बनाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज करेंगे, हम C6H12O6 बनाएंगे, मुझे कुछ फॉर्म करना है, कुछ बनाना है, दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक पाथवे। पता है आपको, एमसीक्यू मार्क किया हुआ है मैंने, एनाबॉलिक, व्हेन यू हैव टू फॉर्म समथिंग। जब आप किसी चीज को डिग्रेड करोगे, ब्रेक डाउन करोगे, दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक पाथवे, दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक पाथवे। यस और नो? एनाबॉलिक पाथवेज कंज्यूम एनर्जी, कैटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं वो उनमें ब्रेकडाउन में एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना है, राइट? ये तो मैं आपको वैसे करवाऊंगी प्लांट फिजियोलॉजी में। 10 स्टेप मेटाबॉलिक रिएक्शन है, राइट? 10 स्टेप। और क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एटीपी, राइट? एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है, राइट? एटीपी एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस में क्वेश्चन आता है, एनाबॉलिक, मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक पे क्वेश्चन आएगा। एमसीक्यू एनाबॉलिक कैटाबॉलिक पे आएगा, एमसीक्यू स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पे आएगा, एमसीक्यू एटीपी पे आएगा। एनी डाउट्स? वेरी मच आद्या, वेरी मच, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आ जाइए। सारे बायोलॉजिकल सिस्टम जो हैं वो एक स्टेडी स्टेट मेंटेन करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लक्स में होते हैं, कंटिन्यूस चेंज होते रहते हैं, राइट? तो और इक्विलिब्रियम नहीं होता, कभी कुछ प्रोड्यूस हो रहे हैं। लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। इक्विलिब्रियम नहीं है, नॉन इक्विलिब्रियम, याद रखिए, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, ताकि कंटिन्यूस कुछ ना कुछ काम होता चले। एंजाइम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस, देखो बेटा, जब भी लंबा है कहते प्रोटीन, जब वो अपने ऊपर फोल्ड हो रहा है, इसको अपने ऊपर फोल्ड कराओ, फिर कुछ बीच में और फोल्ड हो गया, कोई और जुड़ गया, तो जब भी वो अपने ऊपर फोल्ड हो रहा है, यस, क्रिस क्रॉस हो रही है चेन, क्रिस क्रॉस, फोल्ड हो गया अपने पे, क्रिस क्रॉस हो गया, खड्डे बन गए, इन्हीं में क्या होगा? एक्टिव साइट, एक्टिव साइट। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट। Is that clear? Yes. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी होते हैं, मैं आपको अभी सब कुछ कोएंजाइम वगैरह कराऊंगी। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वगैरह भी होते हैं, पर ये जितने भी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है हाई टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं, हाई प्रेशर पे काम कर सकते हैं। एंजाइम्स को अगर आप 40 डिग्री से ऊपर लेके जाओगे डीनेचर हो जाएंगे। एंजाइम 40 डिग्री से ऊपर काम नहीं करेंगे, डीनेचर हो जाएंगे। तो एंजाइम्स जो है वो एक पर्टिकुलर पीएच और टेम्परेचर पे काम करती है। इनऑर्गेनिक जो है वो बहुत हाई काम कर सकते हैं। कुछ एंजाइम होती है जो आर्के बैक्टीरिया से निकली है, हॉट वेंट्स, हॉट सल्फर स्प्रिंग, मैंने अंडरलाइन किया है 80 to 90 डिग्री। आपको पता है थर्मोफिलिक एक्विटिकस, पता है, मैंने स्पेशली मार्क किया हुआ है। डन? क्लियर हो? अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। यस, ये इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ एंजाइम, रेट, प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन टाइम, प्रोडक्ट अपॉन टाइम, रेट ऑफ एंजाइम, कितना प्रोडक्ट बना कितने टाइम में। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर, एक थंब रूल बताती हूँ, रेट क्या है? प्रोडक्ट कितना बना, ए से प्रोडक्ट बनना है बी, टाइम लगा 5 मिनट्स, तो कितना प्रोडक्ट बना, कितनी क्वांटिटी, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, डिवाइडेड बाय टाइम। अब जनरल थंब रूल बता देती हूँ टेम्परेचर का, रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ रेट। Yes, for every 10 degree change in either direction. अगर आप 40 तक जाओगे तो रेट डबल हो जाएगा, 20 to 30 रेट डबल, 30 to 36, 38, 39, 40 रेट डबल, उसके ऊपर रेट हाफ।
तो ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम होता है लेट अस से 15 डिग्री टू 40 डिग्री। उसके ऊपर जाओगे रेट हाफ, 15 से नीचे जाओगे रेट हाफ। अगर 20 टू 30 मूव करोगे रेट डबल, 30 टू 40 मूव करोगे रेट डबल, उसके ऊपर जाओगे रेट हाफ। परफेक्टो, इज दैट क्लियर? ये जो रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर, yes very straight, 200 molecules of bicarbonate is formed in an hour। जैसे आपने एंजाइम यूज की रिएक्शन ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गया, 600,000 molecules are formed every second, 10 मिलियन टाइम से एक्सेलरेट हो गया रेट, 10 मिलियन टाइम से। इज दैट क्लियर? राइट, 200 molecules बनते हैं 1 घंटे में, रेट होता है 600,000 मॉलिक्यूल पर सेकेंड। एंजाइम इतना क्विक करवाती हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन को भी बहुत फास्ट करा देंगे मेटाबोलाइज। दैट इज अ फंक्शन ऑफ एंजाइम, बट बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ एंजाइम इज एक पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करती है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करती है। इज दैट क्लियर? राइट, एस जो है वो एंजाइम पे लगेगा, सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे लगेगा, याद रखना, जहां पे क्लेफ्ट और पॉकेट होती है। और सबस्ट्रेट से क्या बनकर तैयार हो जाता है? सबस्ट्रेट पे एंजाइम लगेगी और क्या बनकर तैयार हो जाएगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितने टाइम में बना? इज द रेट। प्रोडक्ट कितने टाइम में बना? इज द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। डन। ये रहा इंपॉर्टेंट पार्ट, आ गया। चल ठीक है, विदाउट एंजाइम आपको इतना ज्यादा एनर्जी चाहिए, विद एंजाइम इतना, तो आपको दिख रहा है इतना कम हो गया, इतना कम हो गया। देखो रेड कलर का पेन, एंजाइम के साथ विदाउट एंजाइम। सो विदाउट एंजाइम आपको ऑटोमेटिकली बहुत एनर्जी चाहिए। और लगती कहाँ है? सबस्ट्रेट लगता कहाँ है? जहां पर प्रोडक्ट्स में फॉर्म होगा, एक्टिव साइट पे लगता है। ईएस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ईएस क्या हुआ बताओ? आद्या, सौम्या, रीना, सोरेन, ईएस क्या हुआ? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। और जब प्रोडक्ट बनेगा इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एक्टिव साइट, द प्रोडक्ट्स आर देन रिलीज्ड फ्रॉम द एक्टिव साइट। इज दैट क्लियर? एंड ट्रांजिशन स्टेट आपको पता है, बता दी मैंने, विद एंजाइम विदाउट एंजाइम। ठीक है, वाई एक्सिस जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स एक्सिस प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, कितनी जल्दी प्रोडक्ट बन रहा है। और ईएस बता दिया, ईएस पे क्वेश्चन आता है, ईएस पे क्वेश्चन आता है। ईएस क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट। द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी, इफ पी इज एट अ लोअर लेवल देन एस, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, सबस्ट्रेट की एनर्जी बाहर निकलेगी। अगर पी इज एट अ हायर लेवल, एंडोथर्मिक एनर्जी लेगा। समझ आया? ये तो सिंपल है ना यार, प्रोडक्ट बन रहा है, सबस्ट्रेट की एनर्जी यहाँ है, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ है, एनर्जी बाहर जाएगी, एक्सोथर्मिक। प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ है, सबस्ट्रेट की एनर्जी यहाँ है, एनर्जी अंदर आएगी, एंडोथर्मिक। डन? एनी डाउट्स? चुन्नू मुन्नू मेरे बच्चों, पक्का क्लियर हो? ये पता चल गया? देख लो, एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट हो गए, और प्रोडक्ट हमेशा रिलीज हो जाएंगे, प्लस पी डिटैच हो जाएगा, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। अगर सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबस्ट्रेट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, राइट, एंडोथर्मिक। चलो, वाह, आई एम वेरी हैप्पी एट योर प्रोग्रेस। अच्छा, ये 4 तरीके से एंजाइम काम करती है। सबसे पहले एंजाइम कैसे काम करती है? पेन ले लेते हैं। सबसे पहले एंजाइम क्या काम करती है? सबस्ट्रेट एंजाइम पे बाइंड होता है, ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, ईएस कॉम्प्लेक्स, ईएस 5 मिनट की क्लास रहेगा, ईएस कॉम्प्लेक्स फिट होगा, राइट। एंजाइम जैसे ही वो एंजाइम और सबस्ट्रेट बनेगा, एंजाइम की थोड़ी सी शेप चेंज होगी, एक्टिव साइट अभी क्लोज, शेप चेंज हो गया, क्या होगा? एक्टिव साइट प्लस सबस्ट्रेट, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होगा इनटू प्रोडक्ट्स। तो पहले एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम का शेप चेंज, सेकेंड स्टेप एक्टिव साइट प्लस सबस्ट्रेट, थर्ड स्टेप रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स, फोर्थ स्टेप। इज दैट क्लियर? अब कौन कौन है जो एंजाइम एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेगा, राइट? कौन कौन है जो एंजाइम एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेगा? मैं आपको बोलती हूँ सुबह 40-45 मिनट्स में सब कुछ करवा देती हूँ। 6:15 को स्टार्ट किया था, 7 o'clock तक क्लास खत्म। सबसे पहले कौन होगा? टेम्परेचर और पीएच।
सबसे इंपॉर्टेंट, सारे एंजाइम की एक्टिविटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है और एक ऑप्टिमम पीएच होती है। जैसे ही आप उस पीएच की लेवल को क्रॉस करते हो, ऐसे स्टैचू नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, धीरे धीरे करके नीचे नहीं आता, रॉन्ग, एकदम राइट। आपके स्टमक में पेप्सिन है, एक्टिव टिल पीएच ऑफ 3 to 4, 5 कर दो पीएच, 6 कर दो, 7 कर दो, क्रैश कर जाएगा। एंजाइम 40 डिग्री से ऊपर कर दो, डीनेचर हो जाएगी, डीनेचर, हीट से पीएच चेंज, डीनेचर, एमसी। इज दैट क्लियर? एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम पे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे काम कर। अब बेटा एंजाइम के पास एक्टिव साइट है, अगर एक एंजाइम के पास 10 एक्टिव साइट है, देयर इज एन एंजाइम विद 10 एक्टिव साइट्स, 10, ओनली 10 एक्टिव साइट्स, it is full, enzyme plus substrate is full, there are 10 active sites, it is full. Stop हो गया, now it can't anymore attach. Yes, because 10 enzymes plus 10 substrate saturated, there is no other enzyme to attach anymore. Right, everybody? Right? Maximum velocity Vmax, the point at which you reach half of it, half Vmax, half Vmax. ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है मैंने, the reaction ultimately reaches a maximum velocity, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, the point at which you reach half of it, half Vmax. Enzymes can be stopped also, that is called inhibition. Inhibition, enzyme की active site पे आप कुछ और लगा दो, you can inhibit the enzyme on the active site, आपने कुछ और लगा दिया, yes, आपने कुछ और लगा दिया, what is it called? It's going to be called inhibition. Is that clear? अगर आपने ये enzyme की active site है, आपने इसको block कर दिया, now substrate cannot attach. What is competitive inhibition? If the substrate and the inhibitor have the same structure. Is that Ananya? When the substrate and the inhibitor have the same structure, substrate and inhibitor, inhibition of succinic dehydrogenase by malonate, which is closely resembling, MCQ में बहुत बार आया हुआ है, if there is structural similarity between substrate and inhibitor, competitive inhibitor, succinic dehydrogenase by malonate, inhibitor, right, some toxin, something which will stop the enzyme. Okay, now there are different types of enzymes जो oxidation और reduction एक साथ करती है, they are called as oxidoreductase. S reduced to S oxidized बन गया, S oxidized to S prime reduced बन गया, जो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप कराएंगी, राइट, ये G जो था इधर से निकल के S प्राइम के साथ लग गया, ट्रांसफरेज, जो हाइड्रोलाइसिस कराएंगी, एस्टर का, ईथर का, पेप्टाइड का ब्रेकडाउन कराएंगी, बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, हाइड्रोलिसिस, जो ब्रेकडाउन करवाएंगे दोबारा से, XC लगा था, XY एक साथ हो गया, CC एक साथ हो गया, राइट, डबल बॉन्ड्स करवा देती है हाइड्रोलाइसिस के बाद। लाइस के साथ याद रखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड लाइस? लाइस डबल बॉन्ड बनवाती हैं, डबल बॉन्ड, दैट इज लाइसिस। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आइसोमरेज, जो एक को दूसरे में कन्वर्ट करवाएंगे, आइसोमराइजेशन, जो ज्वाइन करवाएंगी बॉन्ड्स, CO, CS, CN, दैट इज कॉल्ड एज लाइगेसिस। नाउ लास्ट, ये जो है ना MCQ देख लो कितने दिख रहे हैं, 4-5 MCQ दिख गए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। 54 हो गया, 2 मिनट्स का चैप्टर बचा, खत्म। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन, कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन, ये एंजाइम को और भी ज्यादा एक्टिव करवाते हैं, एक्टिव, कैटालिटिक की एक्टिव करवाते हैं। इज दैट क्लियर? अगर प्रोटीन पोर्शन हो उसे एपोएंजाइम कहते हैं, प्रोटीन पोर्शन को कहते हैं एपोएंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पोर्शन होगा, yes, which is attached, is called the cofactor. Cofactor होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयंस, तीन होते हैं, तीन, राइट, तीन कोफैक्टर होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटल आयन। देखते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आया ऑर्गेनिक और टाइटली बाउंड, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं। एपोएंजाइम्स वगैरह लूजली बाउंड होती है, पेरोक्सिडेज, कैटालेज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर, हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीम,
पेरोक्सीडेज में, कैटालेज में, इट इज टाइटली बाउंड। कोएंजाइम्स जो होती हैं वो ट्रांजिएंट होती है, लिटिल टाइम के लिए होती है, टाइटली बाउंड नहीं होती है। कैटालिसिस में थोड़ी देर के लिए होती है। कोएंजाइम का एग्जांपल जो एग्जाम में आता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसमें नियासिन लगेगा थोड़ी देर के लिए। इट इज ट्रांजिएंट, थोड़ी देर के लिए होते हैं। इज दैट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई एंजाइम्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स होते हैं साइड चेन्स के साथ। जिंक जो है वो एक कोफैक्टर है कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। अगर जिंक को हटा दोगे तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज काम नहीं कर पाएगी। तो ये मेटल्स कई होते हैं, आयंस होते हैं, ये कैटालिटिक एक्टिविटी में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जिंक होता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। यू रिमूव द जिंक, द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज इज नॉट गोइंग टू फंक्शन। Is that clear everybody? Niacin, zinc, heme, तीनों questions आएंगे। And with this we finish the chapter. Guys, please don't forget to like, share and subscribe. See you in the class in the evening, MCQs के लिए, and see you tomorrow morning next topic के लिए। अगले हफ्ते तो पूरा 6 AM क्लास रोज होगा। Done? Bye guys. Guys, don't forget to get the crash course. Right? प्लीज क्रैश कोर्स लेना मत भूलिएगा। वीडी प्रो आपका कोड है, क्रैश कोर्स ले लीजिएगा। शाम को मिलते हैं 7:30 PM एंड 9 PM। डन? बाय गाइस, बाय बाय।